बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम मैपिंग सीरीज में। इस सीरीज में हम लेकर आते हैं मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो 19 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, आप सबने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव, बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं ये। यहाँ पे हम क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी लेकर आते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रिपीट जो भी होता है कॉन्सेप्ट होता है, क्वेश्चन बहुत कम रिपीट होते हैं। तो अगर हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो उस कॉन्सेप्ट से बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे हमारे क्लियर हो जाते हैं। फिर कैसा भी क्वेश्चन आए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती एग्जाम में। तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट में भी ज़्यादा फोकस करते हैं क्वेश्चन के साथ साथ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है प्लांट एम्ब्रियोलॉजी है। एम्ब्रियोलॉजी में हम टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, जो भी कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। और यहाँ पे हम क्वेश्चन के साथ साथ जो भी उनका कॉन्सेप्ट हो सारा कुछ डिटेल में अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। तो एम्ब्रियोलॉजी के बारे में एक ओवरव्यू, जनरल ओवरव्यू लेते हैं, तो बहुत ही शॉर्ट में कि क्या होता है, ताकि जो भी क्वेश्चंस हैं उनसे हम रिलेट कर पाएँ, एक माइंड मैप बन जाए हमारे दिमाग में जो भी हमने पढ़ा हुआ है, राइट। तो एम्ब्रियोलॉजी का मतलब होता है कि बॉटनी की वो फील्ड जहाँ पे प्लांट के एम्ब्रियो का जो भी एम्ब्रियोजेनेसिस होती है उसका हम स्टडी करते हैं, राइट। तो एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होता है, क्या क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स हैं, वो सारा कुछ हम अगर जिस भी फील्ड में पढ़ते हैं उसे हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है, यहाँ पे सपोज ये एक फ्लावर है। फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। इसी फ्लावर में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, राइट। तो रिप्रोडक्शन कैसे होता है, अब फ्लावर में दो पार्ट होते हैं, एक वेजिटेटिव पार्ट होता है, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। यहाँ पे जो सेपल और पेटल हमें दिख रहे हैं ये वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, और जो एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम है, जो स्टेमन एंड पिस्टिल है, ये क्या है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो एंथर होता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो ओवरी होता है। तो जो अब इसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इसमें 3 सब पार्ट्स होते हैं, एक स्टिग्मा, फिर स्टाइल, एक लॉन्ग पार्ट होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और एक बल्ज पार्ट जो होता है उसे हम ओवरी कहते हैं। इसी में हमारा क्या होता है, इसी में ओव्यूल होता है, और उसके अंदर एम्ब्रियो सैक होता है जहाँ पे एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है। तो अब अगर हम बात करें मेल पार्ट की, तो मेल पार्ट स्टेमन, फिलामेंट और एंथर को मिला के स्टेमन हम इसे कहते हैं। मेल पार्ट को हम स्टेमन भी कहते हैं। तो एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है और डाइथिकस होता है, 2 लोब होते हैं, और हर एक लोब में 2-2 थीका होते हैं। तो टोटल 4 थीका होते हैं और 2 लोब होते हैं। अब अगर एंथर को हम डाइसेक्ट करें, उसके बाद टीएस कट करें, तो इसमें हम देखेंगे कि 4 लेयर होती हैं। बाहर की लेयर जो होती है वो एपिडर्मिस होती है, फिर उसके बाद एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, एंड देन इनर मोस्ट लेयर टैपेटम। टैपेटम जो होती है वो न्यूट्रिशियस लेयर होती है, जो कि माइक्रोस्पोरोसाइट्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है जब उनमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है। जब पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है उस टाइम जो भी रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिशन की, वो एंडोथीसियम लेयर ही टैपेटम लेयर प्रोवाइड करती है, जो कि इनर मोस्ट लेयर है। टैपेटम टैपेटम क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है माइक्रोस्पोरोसाइट को, राइट। अब ये माइक्रोस्पोरोसाइट अंडर मियोटिक डिवीजन जाते हैं। मियोटिक डिवीजन में क्या होता है, 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं। ये एक सिंपल प्रोसेस है, यहाँ पे कुछ तामझाम ज़्यादा नहीं है। माइक्रोस्पोरोसाइट है, उसमें मियोसिस होगी, मियोसिस के बाद 4 सेल बनेंगी। हर एक सेल क्या होगी, एज अ पॉलन ग्रेन बिहेव करेगी, एज अ मेल गैमेट बिहेव करेगी। मेल गैमेट में क्या होता है कि 2 न्यूक्लियस होते हैं, 2 सेल्स होती हैं। एक वेजिटेटिव सेल होती है जो कि बड़ी होती है, और एक जनरेटिव सेल होती है जो कि छोटी होती है। माइक्रोस्पोर यानी कि पॉलन ग्रेन की बात कर रहा हूँ। पॉलन ग्रेन की जो आउटर लेयर होती है वो बहुत ही रेजिस्टेंट होती है, जो कि स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है, ताकि उसमें कोई भी अगर बाहर का जो भी अनफेवरेबल कंडीशन है तो उस पर ज़्यादा इफेक्ट ना हो, और उसके गैमेट जो है वो मेंटेन रहे। तो स्पोरोपोलेनिन जो है कि हाईली रेजिस्टेंट लेयर होती है, जो पॉलन ग्रेन को रेजिस्ट करती है किसी भी इन्वायरमेंटल या फिर जो भी कोई भी ऐसा चीज़ जो इसको हार्म पहुंचा रहा हो पॉलन ग्रेन को, उससे वो प्रोटेक्ट करती है स्पोरोपोलेनिन। फिर इसमें एक जो वेजिटेटिव सेल होता है उसके न्यूक्लियस जो होते हैं पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं, और जो जनरेटिव सेल होता है वो मेल गैमेट बनाता है। एक्चुअल मेल गैमेट जो होते हैं वो जनरेटिव सेल से ही बनते हैं। जो जनरेटिव सेल जब डिवाइड करता है तो 2 न्यूक्लियस बनते हैं। ये माइटोटिक डिवीजन होता है जनरेटिव सेल में, क्योंकि मियोसिस पहले ही हो चुका होता है। अब ये हैप्लॉइड सेल है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, और हैप्लॉइड न्यूक्लियस फिर से एक बार डिवाइड करता है माइटोसिस के थ्रू। फिर यहाँ पे क्या होता है,
यहाँ पे दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। एक न्यूक्लियस एक सेल से फ्यूज करता है और दूसरा न्यूक्लियस जो होता है वो पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज करता है या सेंट्रल सेल से फ्यूज करता है। अब बात आती है ये मेगास्पोरोजेनेसिस की। मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है या फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है, जो मेगास्पोर मदर सेल्स होती हैं उनमें रिडक्शनल डिवीजन होता है। 4 सेल्स बनती हैं रिडक्शन डिवीजन के बाद, यानी कि मियोसिस के बाद 4 सेल बनेंगी। हर एक सेल जो होती है वो पोटेंट नहीं होती है मेगास्पोर फॉर्मेशन में, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइप के मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। 3 टाइप का होता है, एक मोनोस्पोरिक होता है, एक बाइस्पोरिक होता है और तीसरा जो होता है टेट्रास्पोरिक टाइप का होता है। मोनोस्पोरिक में क्या होता है, जब मियोसिस के बाद जो 4 सेल्स बचती हैं उनमें से 3 जो होती हैं वो डीजेनरेट कर जाती हैं, एक ही पार्टिसिपेट करती है एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन में। तो ऐसे टाइप के फॉर्मेशन को, फीमेल गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहा जाता है। जो नेक्स्ट टाइप का है बाइस्पोरिक टाइप का, उसमें क्या होता है कि 2 सेल्स जो होती हैं वो 2 डीजेनरेट कर जाती हैं, 2 बचती जो हैं जो फंक्शनल होती हैं वो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करती हैं, इसलिए उसे बाइस्पोरिक टाइप का डेवलपमेंट कहा जाता है। थर्ड टाइप जो है वो टेट्रास्पोरिक है, जिसमें चारों सेल, जो मियोसिस के बाद 4 सेल बनी हैं वो चारों फंक्शनल होती हैं और चारों पार्टिसिपेट करती हैं एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन में, इसलिए इसे टेट्रास्पोरिक टाइप का कहा जाता है। जो मोनोस्पोरिक टाइप का है मोस्ट कॉमन है, ज़्यादातर प्लांट में मोनोस्पोरिक टाइप का ही पाया जाता है, मोनोस्पोरिक टाइप का डेवलपमेंट जो है वो पाया जाता है। अब जब ये डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो सैक का, तो जब ये जो एक सेल बचती है, जैसे कि हम मोनोस्पोरिक की बात कर रहे हैं, तो मोनोस्पोरिक में जो एक सेल फंक्शनल होगी वो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करेगी। अब जो ये एक सेल है उसमें 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन होते हैं। 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन होने के बाद 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं। अब ये जो डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है, ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। यहाँ पे पहले सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करता है, कोई भी सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है, सेल नहीं बनती है, सिर्फ न्यूक्लियस बनता है। एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस रहते हैं, राइट। तो 3 जनरेशन में जब डिवीजन होगा, 3 स्टेप में डिवीजन होगा, तो टोटल 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे। और 8 न्यूक्लियस जब बनेंगे तो जो 6 सेल्स होंगी उसमें क्या होगा, हर 6 न्यूक्लियस होंगे, तो 3 जो होंगे ऊपर नीचे चले जाएंगे। जो भी ये स्ट्रक्चर है, 3 अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे और 2 न्यूक्लियस जो बचेंगे वो सेंटर में रह जाएंगे। जो ऊपर वाले मतलब कि एक साइड के जो 3 होंगे जो माइक्रोपाइलर एंड पे होंगे, वहाँ पे एक सेल और 2 सिनर्जिट्स बनेंगे, और जो चलाजेल एंड पे जाएंगे वहाँ पे 3 एंटीबोडल सेल्स बनेंगी। बीच में जो 2 न्यूक्लियस रह जाएंगे वहाँ पे एक ही सेल के अंदर वो दोनों न्यूक्लियस रहेंगे और ये पोलर न्यूक्लियाई का डेवलपमेंट करेंगे, या पोलर सेल का या सेंट्रल सेल का फॉर्मेशन करेंगे। जो माइक्रोपाइलर एंड पे जाते हैं वहाँ पे एक एक्स सेल बनती है, 2 सिनर्जिट्स बनते हैं। एक्स सेल से जनरेटिव सेल का एक न्यूक्लियस फ्यूज करता है, और जो पोलर न्यूक्लियाई होती हैं, जो सेंट्रल सेल होता है उसमें से उसमें भी क्या होता है, जो जनरेटिव सेल का दूसरा न्यूक्लियस होता है वो इन सेल से फ्यूज करता है, और यहाँ पे ट्रिप्लॉइड कंडीशन बनती है। जो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जो सेंट्रल सेल होती है वो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करती है फर्टिलाइजेशन के बाद, और ये होता है ट्रिप्लॉइड होता है, क्योंकि यहाँ पे 3 न्यूक्लियस इन्वॉल्व हैं। अब फाइनली यहाँ पे क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है। ओव्यूल जो होता है वो सीड फॉर्म करता है, और सीड के अंदर ही क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलप होता है, राइट। और एम्ब्रियो कहाँ से बनता है, एम्ब्रियो जो ये एक्स सेल्स होती हैं, ये जब फ्यूज करती हैं मेल गैमेट से तो ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती हैं, और जो सेंट्रल सेल होती है ये एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। तो ये सारा कुछ ओव्यूल के अंदर है, तो ओव्यूल के अंदर होने की वजह से अब सीड के अंदर ये इनक्लोज्ड हो जाएगा, और जो भी एम्ब्रियो यहाँ पे बन रहा है वो एक सीड के अंदर होगा, प्रोटेक्टेड होगा, और आउटर कवरिंग जो होगी वो ओवरी से इनक्लोज्ड होगा, क्योंकि एंजियोस्पर्म है तो यहाँ पे ओवरी होगी, ओवरी के अंदर ओव्यूल होगा, और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो होगा। फिर ये जब सीड मैच्योर हो जाएगा, जब इसे हम सो करेंगे फील्ड में, फिर से एक नया प्लांट यहाँ पे जर्मिनेट करेगा, और फिर से साइकिल कंटिन्यू हो जाएगी, राइट। तो ये था थोड़ा सा एक जनरल ओवरव्यू, कैसे होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। तो एम्ब्रियोजेनेसिस का जो भी प्रोसेस था वो थोड़ा शॉर्ट में हमने डिस्कस किया यहाँ पे। तो फाइनली क्या होता है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक सीड है, सीड के अंदर ये एम्ब्रियो है, और एम्ब्रियो ये सीड को जब हम फिर से सो कर रहे हैं फील्ड में,
तो यहाँ पे एक प्लांटलेट निकल रहा है। अब ये जो प्लांट होगा फिर से मैच्योर होगा और यहाँ पे अपने रिप्रोडक्टिव एज में आएगा, रिप्रोडक्टिव स्टेज में आएगा और फिर से फ्लावरिंग होगी। ये सारा प्रोसेस फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं जितना भी रेड डॉट से, ये रेड लाइन से शो किया जा रहा है, ये सारा हैप्लॉइड जनरेशन है, और जो ब्लू एरो से शो किया जा रहा है ये सारा डिप्लॉइड जनरेशन है, राइट। तो माइक्रोस्पोरोफाइट और मेगास्पोरोफाइट यानी कि मेल और फीमेल गैमेट जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। बाकी का प्लांट पार्ट जो है वो डिप्लॉइड होता है यानी कि स्पोरोफिटिक होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस। यहाँ से हम क्वेश्चंस देखेंगे, जो भी हमने डिस्कस किया है उसी पे बेस्ड मोस्टली क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्रोसेस इन एंजियोस्पर्म इन्वॉल्व वन स्पर्म फ्यूजिंग विद द एग एंड द अदर विद द सेंट्रल सेल। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं एंजियोस्पर्म में, जहाँ पे दो टाइप के फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं। एक स्पर्म सेल जो होता है वो एग सेल से फ्यूज कर रहा है जो कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, और दूसरा जो होता है सेंट्रल सेल से फ्यूज करके क्या बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है जो कि ट्रिप्लॉइड होता है, 3n होता है। तो ऐसे टाइप के फर्टिलाइजेशन को, ऐसे प्रोसेस को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो टाइप के फर्टिलाइजेशन देखने को मिल रहे हैं, एक एग सेल से और एक पोलर सेल से, सेंट्रल सेल से, पोलर न्यूक्लियाई से, राइट। सिनगैमी का मतलब होता है जो एग सेल होता है और जो मेल गैमीट होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है जब वो फ्यूज करता है तो उसे हम सिनगैमी कहते हैं। ट्रिपल फ्यूजन जो सेंट्रल सेल होती है पोलर न्यूक्लियाई, और दूसरा मेल गैमीट जो होता है उसका फ्यूजन जो होता है वो ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है जब बिना फर्टिलाइजेशन के अगर फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसे हम पार्थेनोजेनेसिस कहेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच स्ट्रक्चर डेवलप इनटू द सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, हम सबको पता है जो ओव्यूल होता है वो जब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनाता है, ओव्यूल बनाता है। ओवरी जो होता है वो फ्रूट बनाता है। एम्ब्रियो सैक जो होता है वो एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ओव्यूल के अंदर ये इनक्लोज्ड है, ये ओव्यूल है, ये पार्ट, और इसके अंदर यहाँ पे हम देख रहे हैं ये एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है जब एक सेल और एक मेल गैमेट फ्यूज करता है। तो इंटीग्यूमेंट्स क्या होते हैं, ये जो एम्ब्रियो सैक है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आउटर लेयर जो होती है उसे हम इंटीग्यूमेंट्स कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ए गैमेटोफाइट डेवलपमेंट दैट अराइसेस फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर इज कॉल्ड। तो ऐसा गैमेटोफाइट जहाँ पे सिंगल मेगास्पोर से उसका जर्मिनेशन फॉर्मेशन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो ऐसे डेवलपमेंट को हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। पहले भी मैंने बताया था कि मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक एंड टेट्रास्पोरिक टाइप के डेवलपमेंट होते हैं, जहाँ पे मेगास्पोरोसाइट जो होती है, मेगास्पोर मदर सेल जो होती है, एमएमसी जिसे हम कहते हैं, ये जब मियोटिक डिवीजन में जाती है तो ये 4 सेल्स बनती हैं, क्योंकि मियोसिस के बाद 4 सेल ही बनती हैं, हर जगह बनती है, हमने देखा है। तो जब मियोसिस होगी तो जो 4 सेल बनेंगे उसमें से क्या होगा, 3 जो होंगी डीजेनरेट हो जाएंगी, राइट, और एक जो होगी वो फंक्शनल होगी। ये जो फंक्शनल सेल है यही क्या करेगी, आगे एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन में हेल्प करेगी, राइट। मतलब कि ये कंटिन्यू करेगी अपना प्रोसेस और ये एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करेगी। तो ऐसे टाइप के फॉर्मेशन को, ऐसे टाइप के डेवलपमेंट को हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं, जो इस प्रोसेस से गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। अगर 4 में से 2 डीजेनरेट कर जा रही हैं और 2 फंक्शनल हो रही हैं तो उसमें क्या होगा कि ये हम बाइस्पोरिक टाइप का कहेंगे, और अगर चारों फंक्शनल हैं तो उसको हम टेट्रास्पोरिक टाइप का डेवलपमेंट कहते हैं, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सेल फाउंड एट द चलाजल एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक आर कॉल्ड। तो चलाजल एंड कहाँ पे है, ये जो है ये चलाजल एंड है, ये चलाजल एंड है, और ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है। यहाँ पे क्या है, एक्स सेल है और सिनर्जिड्स हैं। चलाजल एंड पे क्या होते हैं, एंटीपोडल होते हैं, जो 3 होते हैं, 3 नंबर में होते हैं, 1 2 3। ये 3 एंटीपोडल्स हैं जो कि चलाजल एंड पे पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे 3 सेल हैं जो कि माइक्रोपाइलर एंड पे, एक है एक्सेल जो कि लार्ज होती है और 2 स्मॉल सिनर्जिड्स होते हैं। और ये सिनर्जिड्स का फंक्शन होता है कि जो पॉलन ट्यूब एंटर करेगी यहाँ से तो उसे गाइड करने का काम करते हैं, कैसे किस डायरेक्शन में उसे आगे बढ़ना है उस चीज़ को ये गाइड करते हैं सिनर्जिड्स। और यहाँ पे एक्सेल आके यहीं से जो मेल न्यूक्लियस होता है वो फ्यूज कर जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो चलाजल एंड पे कौन सी सेल पाई जाती हैं, यहाँ पे पाई जाती हैं एंटीपोडल सेल। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द अपर्चर इन द ओव्यूल थ्रू विच द पॉलन ट्यूब यूजुअली एंटर्स इज।
तो कौन से अपर्चर से पॉलन ट्यूब एंटर करती है? तो अभी हमने देखा कि माइक्रोपाइल जो होता है वहीं से पॉलन ट्यूब एंटर करती है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ये माइक्रोपाइलर एंड है और यहीं से क्या होता है पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है, क्योंकि यहीं पे एक सेल है और यहीं पे इसका फ्यूजन होना है, सिनगैमी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट स्पर्म प्लस एग इज कॉल्ड। तो स्पर्म और एग के फ्यूजन को ही हम सिनगैमी कहते हैं, राइट। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब दो फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है, एक सेंट्रल सेल से और एक सेल से जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए इसे हम डबल फर्टिलाइजेशन करें। ट्रिपल फ्यूजन इसलिए कहते हैं कि जो सेंट्रल सेल होता है उसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, टू न्यूक्लियाई होते हैं, और एक न्यूक्लियस जो होता है वो किसका होता है? मेल गैमेट का होता है। इसलिए से यहाँ पे तीन न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं, इसलिए हम ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द सेल इन पॉलन दैट डिवाइड्स टू गिव टू मेल गैमेट इज द। तो जब हम ओवरव्यू पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो एक पॉलन ग्रेन है इसके चारों तरफ स्पोरोपोलेनिन है जो कि हाईली रेजिस्टेंट है, किसी भी स्ट्रेस को ये झेल सकता है। और यहाँ पे एक बड़ा सेल होता है जो वेजिटेटिव सेल कहलाता है, और एक छोटा सेल होता है जो इसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता रहता है, उसे हम जनरेटिव सेल कहते हैं, ठीक। ये क्या है? वेजिटेटिव सेल है। वेजिटेटिव सेल क्या होता है? लार्ज होता है, और जनरेटिव सेल स्मॉल होता है। इसी फॉर्म में 60% सेल प्लांट्स में क्या होता है कि ये जो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है इसी फॉर्म में ये सेड होता है। और कुछ में क्या होता है, जो 40% प्लांट होते हैं उसमें ये जनरेटिव सेल फिर से डिवाइड कर जाता है माइटोसिस के थ्रू, और इसमें दो सेल बन जाती हैं, दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, राइट। दो न्यूक्लियस बनने के बाद अब क्या होता है, हर एक न्यूक्लियस एक मेल गैमेट की तरह बिहेव करता है, और इसे हम कहेंगे, ये मतलब कि ये जो दोनों न्यूक्लियस होते हैं एक सेल से फ्यूज करता है और एक सेंट्रल सेल से फ्यूज करता है। तो यहाँ पे पॉलन दैट डिवाइड गिव टू मेल गैमेट, तो दो मेल गैमेट कौन सी सेल दे रही है? तो जनरेटिव सेल जो है वो दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर रही है। वेजिटेटिव सेल का काम होता है कि जो पॉलन ट्यूब जर्मिनेट कर रही है, जर्मिनेशन में हेल्प करेगी, और पॉलन ट्यूब किधर से जाएगी उसे भी गाइड करने का काम करती है। मतलब पॉलन ट्यूब के जर्मिनेशन में ये वेजिटेटिव सेल अपना रोल प्ले करती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, टिश्यू दैट नरिश द डेवलपिंग एम्ब्रियो इन मेनी एंजियोस्पर्म इज कॉल्ड। तो जो एम्ब्रियो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसको कौन नरिश करता है? तो एंडोस्पर्म नरिश करता है, राइट। जो सीड में एम्ब्रियो जो होता है, क्योंकि नेसेंट फेज में है, इनएक्टिव फेज में है, अभी कोई काम नहीं चल रहा है वहाँ पे सीड में, तो उस टाइम जब इनएक्टिव फेज में सीड होता है तो उस टाइम कौन सा टिश्यू एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है? तो होता है एंडोस्पर्म। कुछ सीड्स में क्या होता है, एंडोस्पर्म जो होता है वो टोटली डिसअपियर होता है कुछ टाइम बाद, तो उसे हम नॉन एल्ब्यूमिनस कहते हैं। और जो ऐसी सीड्स जहाँ पे ये एंडोस्पर्म जो होता है वो परसिस्टेंट रहता है, मतलब मेंटेन रहता है, ऐसे सीड को हम एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, पॉलीएम्ब्रियोनी वेयर वन जाइगोट इज स्प्लिट इनटू मोर देन वन एम्ब्रियो इज। तो पॉलीएम्ब्रियोनी कंडीशन जहाँ पे एक जाइगोट मल्टीपल एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है तो स्प्लिटिंग होती है, तो ऐसे टाइप के पॉलीएम्ब्रियोनी को हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पे क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी जो होती है वो इस प्रोसेस को शो करता है, क्योंकि जाइगोट जब स्प्लिट हो जाता है मल्टीपल पार्ट्स में क्लीवेज के थ्रू, तो मल्टीपल एम्ब्रियो का, क्योंकि जितने पार्ट में क्लीवेज होगा उतने ही पार्ट में, जितने पार्ट में स्प्लिट होगा जाइगोट उतने में क्या होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। नाउ द स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट द एम्ब्रियो टू न्यूट्रिटिव टिश्यू एंड पुशेस द एम्ब्रियो इनटू सीड। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो क्या करता है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिटिव टिश्यू से कनेक्ट रखता है और सीड के अंदर उससे पुश करने का काम करता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम सस्पेंसर कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो ये जो एम्ब्रियो है इसमें एक पार्ट होता है सस्पेंसर का, यहाँ पे आप अच्छे से देख पाएंगे। ये जो लंबा पार्ट है जो कि बेसल सेल और ये एम्ब्रियो वाले पार्ट को, इसका जो कनेक्टिंग लिंक है उसे हम सस्पेंसर कह रहे हैं। ये क्या कर रहा है, एम्ब्रियो को सीड के अंदर पुश कर रहा है। अब जब सीड के अंदर एम्ब्रियो चला जाएगा, अच्छे से पुश हो जाएगा, तो फिर कुछ टाइम बाद क्या होगा, सस्पेंसर जो है वो डीजनरेट कर जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो सस्पेंसर का यही काम होता है कि इससे कनेक्ट रखना और सीड के अंदर इसे पुश करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 11,
द मोस्ट कॉमन एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक टाइप 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियट। तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस मोस्ट कॉमन टाइप का है, जिसे हम पॉलीगोनम टाइप का कहते हैं। एलियम, ओइनोथेरा, फ्रिटिलेरिया, ये भी अलग अलग टाइप के एम्ब्रियो सैक ही हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, स्ट्रक्चर दैट बिकम द सीड कोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन आर द न्यूसेलस, फ्यूनिकल, एंडोस्पर्म, इंटीगुमेंट्स। तो इंटीगुमेंट्स जो होते हैं ये सीड कोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इंटीगुमेंट्स जो होते हैं ये हम देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है ये एम्ब्रियो ओव्यूल का, यहाँ पे एम्ब्रियो सैक में यहाँ पे ये पार्ट जो है, आउटर लेयर जो होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है इसकी एम्ब्रियो सैक की, उसे हम इंटीगुमेंट कहते हैं। और यही जब फर्टिलाइजेशन के बाद जब सीड का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे टेस्टा को हम सीड कोट भी कहते हैं। टेस्टा कहें या सीड कोट कहें, दोनों एक ही बात है। और ये किससे बनता है? ये इंटीगुमेंट से बनता है। ये इनर इंटीगुमेंट है और ये बाहर वाला आउटर इंटीगुमेंट है। इंटीगुमेंट थ्रू आउट द एम्ब्रियो सैक कंटिन्यू होता है, एक्सेप्ट ये जो माइक्रोपाइलर एंड होता है यहाँ पे इंटीगुमेंट एब्सेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है। जब पॉलन ट्यूब आती है तो यहीं से एंटर करती है, इसलिए यहाँ पे पॉलन ट्यूब की एंट्री में कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, इस वजह से क्या होता है, इंटीगुमेंट्स यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। बाकी चारों ओर से इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, रिप्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू सीड फॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो रिप्रोडक्शन अगर बिना फर्टिलाइजेशन के हो रहा है और सीड फॉर्मेशन हो रहा है बिना फर्टिलाइजेशन का, तो उसे हम क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस कहते हैं। एपोमिक्सिस का मतलब ही कि फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे एपोमिक्सिस और एपोगैमी ये दो अलग अलग टर्म है। एपोगैमी का मतलब होता है जब कोई गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट को फॉर्म करता है तो उसे हम एपोगैमी कहते हैं। यानी कि जब किसी हैप्लॉइड पार्ट से, गैमेटोफाइट से जब एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है तो उसे हम एपोगैमी कहते हैं। और एपोमिक्सिस का मतलब है कि जब एक अनफर्टिलाइज्ड फॉर्म में जब सीड का फॉर्मेशन होता है, जब फर्टिलाइजेशन बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनता है तो उसे हम एपोमिक्सिस कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब है कि ऐसा पार्ट जो कि रिप्रोडक्टिव नहीं है, मतलब नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर प्लांट का, प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ इन द सेंस कि उसके मतलब कि नई जनरेशन उसका फॉर्म कर रहा है, तो वहाँ पे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहेंगे। मतलब बिना सीड के अगर हम प्लांट को ग्रो करवा रहे हैं तो ऐसे टाइप के फॉर्मेशन को, ग्रोथ को, प्लांट के जर्मिनेशन को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। पार्थेनोकार्पिक का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द क्रोमोसोम नंबर ऑफ जाइगोट फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट। तो हैप्लॉइड गैमीट जब फ्यूज होते हैं तो जाइगोट जो बनता है वो कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है, राइट? डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। नाउ विच इवेंट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग टू फर्टिलाइजेशन। तो जहाँ पे टू फर्टिलाइजेशन होता है उसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सिनगैमी का मतलब है कि न्यूक्लियस का फ्यूजन, मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन। एपोमिक्सिस तो पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। स्पोरोफिटिक रिप्रोडक्शन, तो स्पोर्स के थ्रू अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसे हम, मतलब स्पोरोफिटिक बॉडी जो होती है अगर वो रिप्रोड्यूस कर रही है तो इसे स्पोरोफिटिक रिप्रोडक्शन कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, विच आर द फर्स्ट लीव्स ऑफ द एम्ब्रियो दैट स्टोर फूड कॉल्ड। तो फर्स्ट लीव्स जो होती हैं जो फूड स्टोरेज का काम करते हैं तो उसे हम कॉटिलीडॉन्स कहते हैं। कॉटिलीडॉन्स आपने देखा होगा, जब भी सीड जर्मिनेट करता है तो जो फर्स्ट इनिशियल दो लीफ बनती हैं उसे हम कॉटिलीडॉन्स कहते हैं, जो कि फूड स्टोरेज का काम करती हैं। जब भी सीड जर्मिनेट करती है तो उस टाइम उसे फूड प्रोवाइड करती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, विच टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट इज टिपिकल इन लीलियम। तो लीलियम में एक कैसा एम्ब्रियो सैक होता है? तो लीलियम में लीलियम टाइप का ही होता है। ये बहुत मतलब वैसा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। नाउ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने टाइप के एम्ब्रियो सैक हैं, राइट? तो एम्ब्रियो सैक जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पॉलीगोनम टाइप है ये मोनोस्पोरिक है, ओइनोथेरा टाइप, एलियम टाइप, ये दो क्या है? ये मोनोस्पोरिक है। एलियम जो है ये बाइस्पोरिक टाइप का है, और बाकी ये जितने भी हैं ये सब क्या है? ये टेट्रास्पोरिक टाइप के हैं। मोनोस्पोरिक में जहाँ पे एक सेल इन्वॉल्व हो रही है एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन में वो मोनोस्पोरिक है, जहाँ पे दो सेल इन्वॉल्व हो रही हैं वो बाइस्पोरिक है, और जहाँ पे चार की चारों सेल आफ्टर मियोसिस, जो मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होने के बाद जो चार सेल बनती हैं
वो अगर चारों इन्वॉल्व हो रही हैं एम्ब्रियोसाइक के फॉर्मेशन में, इसे हम टेट्रास्पोरिक कहते हैं। तो मोनोस्पोरिक में पॉलीगोनम टाइप का है, ओइनोथेरा टाइप का है। और जो बाइस्पोरिक होता है वो एलियम टाइप में होता है। एडोक्सा, प्लम्बैगो, पेनिया, पेपरोमिया, ड्रूसा, फिटिलेरिया, प्लम्बैगजेला, ये सब क्या है, टेट्रास्पोरिक टाइप के एम्ब्रियोसाइक है। राइट नाउ द सेल दैट अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म मेगास्पोर इज द, तो मेगास्पोर फॉर्मेशन के लिए कौन सी सेल रिस्पॉन्सिबल होती है, कौन सी सेल मियोसिस में जाती है, तो मेगास्पोर मदर सेल जो होती है वो मियोसिस में जाती है, रिडक्शनल डिवीजन में जाती है, और मेगास्पोर का या मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करती है, जिसे हम एम्ब्रियोसैक कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, द सेल एट द एपेक्स ऑफ द सस्पेंसर दैट कंट्रीब्यूट टू रूट कैप प्राइमरी रूट इज द, तो इसमें जो ये सस्पेंसर होता है, इसके एपेक्स पे कौन सा ये सेल पाया जाता है, कौन सा ऑर्गन पाया जाता है, तो ऐसे पार्ट को हम हाइपोफाइसिस कहते हैं, जो रूट कैप का फॉर्मेशन करता है, जो सस्पेंसर के टॉप पे पाया जाता है। ठीक, तो हाइपोफाइसिस होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड, तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो ऐसे में हम क्या कहेंगे इसे, तो पार्थेनोजेनेसिस ही ऐसा प्रोसेस है जिसमें अनफर्टिलाइज्ड एग से जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। राइट, तो इसे हम पार्थेनोजेनेसिस कहेंगे। नाउ सेल फ्लैंकिंग द एग सेल एंड गाइडिंग पॉलन ट्यूब एंट्री आर कॉल्ड, तो ऐसी सेल जो एग सेल के दोनों तरफ होती हैं, उसे कवर किए हुए रहती हैं और पॉलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करती हैं, तो इसे हम सिनर्जिड्स कहते हैं। ये दो सेल हैं सिनर्जिड्स, इसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सिनर्जिड जो होती हैं ये क्या करती हैं, पॉलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करती हैं इन एम्ब्रियोसैक। राइट, तो सिनर्जिड्स राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, द एंड ऑफ द ओव्यूल अपोजिट द माइक्रोपाइल इज द, तो माइक्रोपाइल के अपोजिट में क्या होता है ओव्यूल में, चलाजल एंड, बिल्कुल चलाजल एंड ही होता है, क्योंकि जो माइक्रोपाइल होता है, माइक्रोपाइल साइड में एक्स सेल और सिनर्जिड्स होते हैं, उसके अपोजिट साइड में चलाजल एंड होता है जहाँ पे एंटीपोडल्स पाए जाते हैं। फ्यूनिकुलर एंड, अब ये फ्यूनिक्यूल्स जो होते हैं ये प्लेसेंटा से एम्ब्रियोसैक को कनेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक, और ये हाइलम ही वो जगह है जहाँ पे फ्यूनिकल का फ्यूजन होता है एम्ब्रियोसैक से। ये है माइक्रोपाइलर एंड जहाँ पे एक्सेल होता है और यहीं से पॉलन ट्यूब की एंट्री भी होती है माइक्रोपाइलर पोल से। ये आउटर इंटीग्यूमेंट है, ये इनर इंटीग्यूमेंट है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं इसको। न्यूसेलस जो होता है वो हाईली न्यूट्रिशियस होता है जो कि एम्ब्रियोसैक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये एम्ब्रियोसैक है, इसके सेंटर पे ये एम्ब्रियोसैक है, ये जहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। और ये चलाजल एंड है, चलाजल पोर्ट है जहाँ पे जिस साइड में एंटीपोडल सेल पाई जाती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, द लेयर ऑफ न्यूसेलर टिश्यू दैट रेगुलेट न्यूट्रिएंट फ्लो टू एम्ब्रियोसैक इज कॉल्ड, तो पेरिस्पर्म, न्यूसेलर बीक, टैगमेन, एंडोथीलियम। तो एंडोथीलियम लेयर होती है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये न्यूसेलस है, यहाँ पे एंडोथीसियम लेयर होती है जो कि जिनकी सेल्स जो होती हैं यहाँ पे ये रेगुलेट करती हैं न्यूट्रिएंट फ्लो को। तो एंडोथीलियम वो लेयर है जो कि न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड करती है एम्ब्रियोसैक से, एम्ब्रियोसैक को प्रोवाइड करती है न्यूसेलस सेल से। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, द टिश्यू दैट सराउंड एंड नरिश द एम्ब्रियोसैक बिफोर फर्टिलाइजेशन इज द, तो न्यूसेलस सेल्स जो होती हैं, न्यूसेलस टिश्यू जो होता है वही क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियोसैक को फर्टिलाइजेशन से पहले। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, द फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म इज कॉमनली कॉल्ड एज मेगास्पोरोसाइट, एम्ब्रियो, एम्ब्रियोसैक, न्यूसेलस। तो एम्ब्रियोसैक का मतलब ही कि फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेटोफाइट। राइट, सो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सबके लिए कि हमारा जो टेस्ट सीरीज कोर्स है, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो वो लॉन्च हो चुका है यूपीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी बायोलॉजी के लिए, यूपीपीएससी जीआईसी बायोलॉजी के लिए, एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, इन सब मतलब जितने भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम हैं, और अगर बायो स्ट्रीम से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सबके लिए कोर्स बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे हम टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं, नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, नोट्स भी आपको प्रॉपर मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे, और 10 जो मॉक टेस्ट हैं वो आपको मिलने वाले हैं, फुल लेंथ 10 मॉक टेस्ट, प्लस यहाँ पे एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, क्वेश्चन आंसर सारा कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज जो हैं वो 150-150 हैं, हर एक पेपर में 20-20 क्वेश्चन है, ताकि
आप आसानी से मतलब अपनी बिजी टाइम शेड्यूल में भी आसानी से क्वेश्चन को 20-20 क्वेश्चन 20 मिनट सुबह 20 मिनट से आप करके आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं इसमें एक्सपेंड होगा और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाएगी। और इसका प्राइस सिर्फ 50% ऑफ पे चल रहा है और 1999 इसका प्राइस है। आप अगर लेना चाहते हैं इसे तो हमारे ऐप के थ्रू बाय कर सकते हैं। हमारा ऐप है स्टडी क्लिक इंडिया ऐप। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। The group formed by X cell and two synergids is known as the egg apparatus, central cell, antipodal cell, polar nuclei complex। तो एग apparatus जो होता है वही फॉर्म करता है synergids के साथ साथ X cell का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो एग apparatus कहलाता है। तो इसमें दो टाइप की सेल्स होती हैं, एक X cell होता है और दो synergids होते हैं। Now question number 27। Nutritive tissue formed after the fusion of sperm nucleus with polar nuclei, तो उसे हम क्या कहते हैं, जो पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमेट के साथ फ्यूजन के बाद बनता है तो वो एंडोस्पर्म होता है जो कि ट्रिप्लॉइड होता है, 3n होता है, राइट, क्योंकि यहाँ पे 3 न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो रहे हैं, हर एक न्यूक्लियस हैप्लॉइड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। स्ट्रक्चर दैट इन्वेड मैटरनल टिश्यू टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिटिव फॉर न्यूट्रिशन फॉर एंडोस्पर्म एम्ब्रियो आर कॉल्ड। तो हॉस्टोरियल रूट्स, हॉस्टोरिया, तो हॉस्टोरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, हॉस्टोरिया का फंक्शन ये होता है कहीं भी हॉस्टोरिया प्रेजेंट है तो न्यूट्रिशन सक करने का काम करता है। तो हॉस्टोरिया जो होते हैं यहाँ पे यही काम करते हैं न्यूट्रिशन सक करने का एंडोस्पर्म के लिए या एम्ब्रियो के लिए, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। एन एम्ब्रियो विद अ सिंगल कॉटिलीडॉन एंड स्क्यूटेलम इज ए। तो यहाँ पे जो मोनोकॉट एम्ब्रियो होते हैं यहाँ पे एक कॉटिलीडॉन होता है और स्क्यूटेलम, जिसे हम स्क्यूटेलम भी कहते हैं, तो यहाँ पे मोनोकॉट एम्ब्रियो में ऐसी कंडीशन पाई जाती है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। एन एम्ब्रियो विद 2 कॉटिलीडॉन्स इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो अगर 2 कॉटिलीडॉन है तो डाइकॉट है, डाइकॉट एम्ब्रियो, राइट। क्वेश्चन नंबर 31। पॉलीएम्ब्रियोनी प्रोड्यूस्ड बाय क्लीवेज ऑफ द एम्ब्रियो प्रॉपर इज। तो पॉलीएम्ब्रियोनी प्रोड्यूस्ड बाय द क्लीवेज ऑफ द एम्ब्रियो प्रॉपर इज, तो इसे हम कहते हैं क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस तो हम पहले ही देख चुके हैं। एडवेंटिशियस पॉलीएम्ब्रियोनी, डिप्लोस्पोरी, डिप्लोस्पोरी जो होता है वो एक टाइप का एपोस्पोरी का टाइप है जहाँ पे डिप्लॉइड स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 32। द एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर दैट डिजेनरेट आफ्टर पुशिंग द एम्ब्रियो ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट इज। तो एम्ब्रियो को पुश करने के लिए एक जो स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होता है वो हम पहले भी देख चुके हैं, वो सस्पेंसर कहलाता है। और जब ये काम हो जाता है, जब एम्ब्रियो अंदर चला जाता है सीट के, तो उसको क्या किया जाता है, जो सस्पेंसर पार्ट होता है ये डिजेनरेट कर जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 33। द सेल एट द चलाजल रीजन सम टाइम इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन ट्रांसफर टू एम्ब्रियो सैक आर। तो यहाँ पे जो चलाजल एंड पे ये सेल्स होती हैं, ये इन्हें हम क्या कहते हैं, ये एंटीपोडल्स कहलाते हैं। और ये कभी कभी एम्ब्रियो सैक में जो न्यूट्रिशन का भी मतलब नरिशमेंट भी प्रोवाइड करने का काम करते हैं एम्ब्रियो सैक को। ये हैं एम्ब्रियो सैक का ही पार्ट, बट उसके ग्रोथ में, डेवलपमेंट में ये कभी कभी सम टाइम ये क्या करते हैं, एंटीपोडल सेल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का भी काम करते हैं। नाउ 34। द टाइप ऑफ एपोस्पोरी वेयर एम्ब्रियो सैक डेवलप्ड फ्रॉम ए डिप्लॉयड सोमेटिक सेल। तो अगर डिप्लॉयड सोमेटिक सेल से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है बिना मियोसिस प्रोसेस में गए हुए, जो मेगास्पोर मदर सेल है अगर वो मियोसिस में नहीं जा रहा है या फिर डायरेक्ट सोमेटिक सेल ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसे हम डिप्लोस्पोरी कहते हैं। ये एक टाइप का एपोस्पोरी का टाइप है, एपोस्पोरी का ही ये एक टाइप है डिप्लोस्पोरी, जहाँ पे डिप्लॉयड सोमेटिक सेल जो होता है वो डायरेक्ट एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 35। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद 2 पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज। तो ट्रिपल फ्यूजन इसे कहते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 न्यूक्लियस इन्वॉल्व हैं, 2 सेंट्रल सेल के और एक मेल गैमेट का। नाउ क्वेश्चन नंबर 36। द फीमेल गैमेट इन द एम्ब्रियो सैक दैट फ्यूजेस विद द मेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट इज द। तो फीमेल गैमेट इन द एम्ब्रियो सैक दैट फ्यूजेस द मेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट इज द एक्स सेल। तो एक्स सेल जो होता है, जब वो मेल गैमेट से फ्यूज करता है एम्ब्रियो सैक के अंदर, तो क्या बनाता है, जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है आगे चल के, और इसे हम एक्स सेल कहते हैं, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 37।
प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग ऑफ सीट derived from integument is called पेरिस्पर्म, एंडोस्पर्म, न्यूसेलस, सीट कोट। तो सीट कोट जो ये इंटीग्यूमेंट्स होते हैं ये सीट कोट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम टेस्टा भी कहते हैं। सीट कोट को हम क्या कहते हैं? टेस्टे के नाम से भी जानते हैं, टेस्टा। टेस्टा जो होता है सीट कोट होता है, सीट की कवरिंग होती है और ये इंटीग्यूमेंट्स से बनता है। इंटीग्यूमेंट्स जो होते हैं वो एम्ब्रियो सैक को कवर करने का काम करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं, और ये पूरे के पूरे एम्ब्रियो सैक को कवर रखते हैं एक्सेप्ट माइक्रोपाइलर एंड। जो माइक्रोपाइल होता है वहाँ पे इंटीग्यूमेंट्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। नाउ द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो आफ्टर फर्स्ट फ्यू डिवीजन इज प्रोटोडर्म, कॉटलीडनरी एम्ब्रियो, मैच्योर एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो। तो जस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन उसे होता है उसे हम प्रो एम्ब्रियो कहते हैं। फिर आगे और सारी स्टेजेस आती हैं, लाइक ग्लोबुलर स्टेज आती है, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, फिर फाइनली जो मैच्योर एम्ब्रियो होता है उसे हम टॉर्पेडो एम्ब्रियो कहते हैं। नाउ द स्ट्रक्चर दैट ग्रो थ्रू द स्टाइल टू डिलीवर स्पर्म टू द एम्ब्रियो सैक इज द। तो ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि स्टाइल से होकर आता है उसे हम क्या कहते हैं? पॉलन ट्यूब कहते हैं। पॉलन ट्यूब के थ्रू ही क्या होता है, जो मेल गैमेट्स होते हैं वो आके फीमेल गैमेटोफाइट्स से फ्यूज होते हैं और एम्ब्रियो का और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। नाउ विच न्यूक्लियस डिवाइड टू फॉर्म टू स्पर्म न्यूक्लियाई इन पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन में जो दो न्यूक्लियस बनाता है वो सेल क्या कहलाता है? तो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है, वही जब डिवाइड करता है माइटोटिकली तो वहाँ पे दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। और जो वेजिटेटिव सेल होता है ये सिंगल ही रहता है और ये पॉलन ट्यूब का जो फॉर्मेशन है या पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन उसे गाइड करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, सीड दैट रिटेन एंडोस्पर्म एट मैच्योरिटी इज कॉल्ड। तो ऐसे सीड जो एंडोस्पर्म को रिटेन किए हुए हैं, एंडोस्पर्म जहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा है, ऐसे सीड को हम एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं। एल्ब्यूमिनस सीड का मतलब ही जहाँ पे एंडोस्पर्म परसिस्टेंट है, ख़त्म नहीं हो रहा है। नाउ ए सीड इन विच एंडोस्पर्म इज एब्सॉर्ब्ड एंड एब्सेंट इन द मैच्योर सीड। तो जहाँ पे सीड के मतलब मैच्योरेशन में एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है, जब सीड मैच्योर होता है तो वहाँ पे कोई एंडोस्पर्म नहीं बचता है, तो ऐसे सीड को हम नॉन एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड में फर्दर कोई भी एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता है। नाउ जर्मिनेशन वेयर कॉटलीडन्स इमर्ज एबव ग्राउंड इज। तो जहाँ पे जब जर्मिनेशन होता है सीड का, लाइक यहाँ पे हम देख सकते हैं ये सीड है, ये क्या कर रहा है? धीरे धीरे जर्मिनेट कर रहा है। अब जर्मिनेशन के टाइम पे क्या हो रहा है? ये जो कॉटलीडन्स है, ये जो कॉटलीडन्स है ये ग्राउंड से ऊपर आ गए हैं, ग्राउंड से ऊपर आ गए हैं और ये फर्स्ट सीड लीफ का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ऐसे टाइप के जर्मिनेशन को क्या कहेंगे? ये एपिगियल जर्मिनेशन कहलाता है। एपिगियल जर्मिनेशन का मतलब है जहाँ पे जो कॉटलीडन्स हैं ये ग्राउंड के ऊपर आते हैं और फर्स्ट सीड लीफ का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो कॉटलीडन्स होते हैं ये स्टोरेज फूड होता है, इसमें स्टोर्ड फूड होता है, जो कि ड्यूरिंग मतलब कि जब सीड इनएक्टिव फेज में रहता है तो वहाँ पे जो भी बेसिक मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती हैं या फिर सीड के जर्मिनेशन के टाइम जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो ये कॉटलीडन्स ही प्रोवाइड करते हैं। नाउ इन जर्मिनेशन वेयर कॉटलीडन्स रिमेन बिलो ग्राउंड इज। तो जहाँ पे जर्मिनेशन, ऐसा जर्मिनेशन जहाँ पे ये कॉटलीडन्स जो हैं वो ज़मीन के अंदर ही रह जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते, यहाँ पे कोई सीड लीफ का फॉर्मेशन नहीं करते हैं ये, तो ऐसे ही जर्मिनेशन को हम हाइपोगियल जर्मिनेशन कहते हैं। तो हाइपोगियल जर्मिनेशन जो होता है यहाँ पे जो कॉटलीडन्स होते हैं वो सीड के अंदर ही रहते हैं, ऊपर नहीं आ पाते हैं, मतलब ग्राउंड के ऊपर नहीं आते हैं सीड के, तो मतलब सीड ही तो जर्मिनेट करता है। नाउ द प्रोटेक्टिव सीथ कवरिंग द प्लूम्यूल इन मोनोकॉट इज। तो जो प्लूम्यूल होता है उसकी जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल पार्ट जो होता है ये एम्ब्रियो में प्रेजेंट होता है और ये जो फ्यूचर सूट होती है उसको कवर किए रहता है। नाउ प्रोटेक्टिव सीथ कवरिंग द रेडिकल। रेडिकल का मतलब फ्यूचर रूट। इस रूट को, फ्यूचर रूट को जो प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड कर रहा है उसे हम कहते हैं कोलियोराइजा। राइजा जो वर्ड होता है ये रूट से ही रिलेटेड होता है। नाउ क्रोमोसोम नंबर ऑफ द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो होता है ट्रिप्लॉइड। तो मतलब 3-3 के सेट में होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है कि डिप्लॉइड मतलब 2-2 के सेट में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, डबल, बट यहाँ पे क्या है 3-3 के सेट में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं और हर एक न्यूक्लियस क्या होता है? हैप्लॉइड होता है।
तो यहाँ पे ट्रिप्लॉइड कंडीशन बनती है। डिप्लॉइड कंडीशन जो होती है ये जाइगोट में होती है, और हैप्लॉइड कंडीशन किस में होती है? गैमेट्स में होती है। कुछ कंडीशन में टेट्राप्लॉइड कंडीशन, मतलब कुछ कंडीशन में टेट्राप्लॉइड भी पाया जाता है, मतलब कि यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं यहाँ पे कहीं कहीं पे टेट्राप्लॉइड कंडीशन भी पाई जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, द यूनिक फीचर दैट डिफरेंशिएट एंजियोस्पर्म फर्टिलाइजेशन फ्रॉम जिम्नोस्पर्म इज फॉर्मेशन ऑफ आर्किगोनिया, हेटेरोस्पोरी, डबल फर्टिलाइजेशन, पोलन ट्यूब ग्रोथ। तो डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही पाया जाता है। एंजियोस्पर्म का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यही डिफरेंशिएट करता है इसे जिम्नोस्पर्म पे। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं पाई जाती है यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन जैसी चीज़ें देखने को मिलती हूँ। तो डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ एंजियोस्पर्म का एक फीचर है और किसी भी प्लांट ग्रुप में नहीं पाया जाता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 49, द फ्यूज्ड पोलर न्यूक्लियाई इन द एम्ब्रियो सैक बिफोर फ्यूजन विद द स्पर्म ऑफन कॉल्ड एज। तो जो सेंट्रल सेल होता है या पोलर न्यूक्लियाइज जो होती हैं, ये अगर फ्यूज हो गई, जनरली क्या होता है, ये दो अलग अलग न्यूक्लियाई रहती हैं और एक सेल रहता है जिसे हम सेंट्रल सेल कहते हैं, राइट। ये एक सेल है जिसमें दो न्यूक्लियाई हैं, इस सेल को हम सेंट्रल सेल कहते हैं, और ये जो दो न्यूक्लियाई हैं इन्हें पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, राइट। अगर ये फ्यूज हो गई एक में, अगर ये फ्यूज हो गई तो ऐसे न्यूक्लियस को हम क्या कहेंगे? इसे हम सेकेंडरी न्यूक्लियस कहेंगे। और ये जो न्यूक्लियस है ये क्या कहलाता है? ये प्राइमरी न्यूक्लियस कहलाता है, राइट। तो ये प्राइमरी न्यूक्लियस है जहां पे अनफ्यूज्ड न्यूक्लियस है, और अगर न्यूक्लियस फ्यूज हो गया फर्टिलाइजेशन से पहले ही, मतलब मेल गैमेट के फ्यूजन से पहले ही जो पोलर न्यूक्लियाई हैं दोनों फ्यूज हो गई आपस में, तो इसे हम सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सेकेंडरी न्यूक्लियस हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, विच फैमिली प्रोड्यूसेस एक्सट्रीमली स्मॉल डस्ट लाइक सीड लैकिंग एंडोस्पर्म डिपेंडेंट ऑन फंजाई। तो ये क्वेश्चन 50 जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए SW है। इसे आप कमेंट बॉक्स के थ्रू बताइएगा कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। अब ये क्वेश्चन मैं समझा दे रहा हूँ कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी फैमिली है जहाँ पे जो सीड्स होते हैं वो बिल्कुल डस्ट लाइक होते हैं, बहुत ही स्मॉल सीड्स होते हैं, और यहाँ पे कोई भी इंडोस्पर्म नहीं होता है। मीन्स ये नॉन एल्बुमिनस सीड्स हैं और बहुत ही स्मॉल साइज के हैं, और अपने जर्मिनेशन के लिए फंजाई पे डिपेंड है, क्योंकि फंजाई जो होती हैं वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं प्लांट्स को। इनके जर्मिनेशन के लिए, सीड के लिए, इस सीड के जर्मिनेशन के लिए फंजाई जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं, या फंजाई के ऊपर ही डिपेंड है सीड अपने जर्मिनेशन के लिए। और जो फंजाई का एसोसिएशन होता है प्लांट में, इसे क्या कहते हैं ये भी बताइएगा। अच्छा, ये मैं बता दे रहा हूँ, माइकोराइजा होता है, हालांकि आपको सबको पता भी होगा कि माइकोराइजा और प्लांट फंजाई का जो एसोसिएशन होता है प्लांट से, उसे हम माइकोराइजा कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर वो बताइएगा। पोएसी है, फेबेसी है, एट्रेसी है, एस्टेरेसी है और ऑर्किडेसी है। ये चार फैमिलीज हैं। इनमें से कौन सी फैमिली जो है जिसका पॉलन ग्रेन बहुत ही स्मॉल होता है और फंजाई पे डिपेंड होता है अपने जर्मिनेशन के लिए, वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये सेशन हमारा यहीं पे एंड होता है आज। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो LT ग्रेड बायोलॉजी के लिए जो हमारा कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है, और यहाँ पे हम नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट का कैप्सूल प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी हैं जो कि 150 PYQs हैं, 150 MCQs हैं और 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं जो आपके प्रिपरेशन को और ज़्यादा इंप्रूव कर देंगे, बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देंगे अगर आप ये लेते हैं तो। और ये इस समय 50% ऑफ पे चल रहा है, जो कि सिर्फ 699 पे अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो ले सकते हैं इसे, और ये सारा कुछ आप हमारे ऐप के थ्रू बाई कर पाएंगे। और अगर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड, इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो वो भी अवेलेबल है, और फिर इसका प्राइस जो है वो 1499 हो जाता है। और ये सारा कुछ आप हमारे ऐप से ही बाई कर सकते हैं। ये जो प्राइसेस हैं बहुत जल्दी हाइक होने वाले, बढ़ने वाले हैं, तो उससे पहले अगर आप ले लेते हैं तो आपको कुछ बेनिफिट हो जाएगा। तो अगर आप कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं जब भी चाहें आप। 24/7 फ्रीली अवेलेबल है ये नंबर। आप कभी भी जो भी आपकी कुछ क्वेरी है ऐप से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, कुछ बाय करना चाहते हैं,
या अगर आप बाय नहीं करना चाहते तो हमारे ऐप पे बहुत सारा मटेरियल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उसे आप एक्सेस कर सकते हैं फ्रीली बिना किसी पेमेंट के। तो हमारे ऐप पे जाइए और ये सारी चीज़ें फुल लेंथ मॉक टेस्ट, फुल लेंथ ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस सेट, वीडियो लेक्चर, करंट अफेयर, ये सारा कुछ, इनमें से कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल हैं, तो उसे आप एक्सेस कर सकते हैं। और हमारे ऐप पे अगर आप तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, टीआरई या एलटी ग्रेड, इन किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बायोलॉजी स्ट्रीम से हैं, तो आपको पूरा कंटेंट, पूरा मटेरियल एक जगह पे अरेंज्ड, कंपाइल करके आपको मिलने वाला है। कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं है आपकी, अगर आप जूलॉजी या बॉटनी से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। आज का हमारा लेक्चर यहीं पे एंड होता है, और अगर आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिली हों, जानने को मिली हों, तो वो आप ज़रूर मतलब लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि जो भी नई वीडियोज़ हैं, जो भी लेक्चर्स हैं, वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। नाउ थैंक यू।